हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, जीएसटी। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा, अकाउंटिंग। हम लोगों ने अकाउंट्स मेंटेन करना सीखा और क्या सीखा, स्टॉक मेंटेन करना सीखा। तो आज हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, आज हम लोग को जीएसटी पार्ट कवर करना है। तो जीएसटी इन द सेंस क्या, जीएसटी को टैली पे इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें जीएसटी को समझना होगा। बात समझे ना। तो बेसिक चीज़ पहले हम लोग को समझना होगा, उसके बाद ही हम लोग टैली पे जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो जैसे कि सब लोगों को पता है, जीएसटी अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख लो ये फर्स्ट स्लाइड है, दिस वन। We are just going to learn which topic, GST। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम लोग का बेसिकली जो टॉपिक है वही है, इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, मार्केट में दो ही चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। हम लोग स्टार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक गुड्स और सर्विस, और कुछ भी खरीदा बेचा नहीं जाता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें क्या स्टडी करेंगे, दीज आर द बेसिक थिंग्स वी आर जस्ट गोइंग टू कवर। ठीक है ना। व्हाट इज टैक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, व्हाट इज जीएसटी। ओके, सो दीज टॉपिक्स वी विल कवर, है ना, इन दिस क्लास। सो अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें जीएसटी है क्या, तो जीएसटी के बारे में जब डिस्कस करते हो तो जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी का मतलब एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बिफोर लर्निंग जीएसटी वी नीड टू नो व्हाट इज द टैक्सेस। टैक्स क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन ही उठता है ना कि ये टैक्स है क्या। तो अगर टैक्स की अगर लैंग्वेज, टैक्स अगर सिंपली लैंग्वेज में समझे तो इट इज द मेजर सोर्स ऑफ, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है ना। हाउ वी कैन से दैट, कैसे हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है। अप्रोक्स 52%, अगर गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू चाहिए तो अप्रोक्स 52% हो सकता है इसका रेशियो और ज्यादा हो, गवर्नमेंट को कहां से मिलता है, टैक्सेस से। क्लियर। यानी कि गवर्नमेंट को अगर आप खर्चे चलाने हैं, उसको सपोज करो पैसे चाहिए, आप 100 रुपए चाहिए, तो 100 रुपए में अकेले 52 रुपए कौन लेके आता है, टैक्स लेके आता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं टैक्स को, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है। क्लियर। अब अगर हम टैक्स की बात करें ना, तो टैक्स में देखो यहाँ पे कितने तरह के टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट ने दो तरह के टैक्सेस बना रखे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। दो तरह के टैक्सेस बना रखे हैं। एक कौन सा टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप एक चीज समझना चाहते हैं कि सर गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज क्यों करती है, तो अगर आप ये अगर समझना चाहते हैं गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है, तो सिंपल सी बात, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे क्या है, एक्सपेंसेस है। गवर्नमेंट के पास क्या है, बहुत सारे खर्चे हैं। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, तो अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कौन कौन तरह के एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे हैं। जस्ट लाइक आपको पता है, रोड, रेलवे, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लो, रेलवे रेलवे कह सकते हो, एयरलाइंस कह सकते हो, एयरपोर्ट्स कह सकते हो, ये सारी चीजें। और किसकी बात करेंगे, डिफेंस, डिफेंस पे खर्च करना है ना, है ना। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस है। फिर इसके बाद हेल्थ पे खर्च करना है। हेल्थ मतलब दैट मीन्स हॉस्पिटल्स खोलने हैं, बहुत सारे एम्स खोलने हैं। इन द सेंस के बहुत सारे अभी खर्चे हैं। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना है, अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करना है। और एक सेक्टर तो इंपॉर्टेंट छूट ही गया, वो कौन सा है, एजुकेशन। तो एजुकेशन पे भी वर्क करना है ना। तो इन सारे खर्चों को करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए होता है। ओके, अब वो रेवेन्यू लानी है ना, तो रेवेन्यू कहाँ से आती है मेनली, तो यहाँ पे मामला आता है कि रेवेन्यू बहुत सारी तरीके से आती है। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं। गवर्नमेंट भी बैंक्स देख रहे हो ना, कई सारे नेशनलाइज बैंक है जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, उसमें प्रॉफिट आती है सर। कोल इंडिया गवर्नमेंट का है। और भी कई तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी इनकम कमा रही है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो कहाँ से आ रहा है, तो अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू का एक साधन और क्या है, वो है टैक्स। तो करीबन टोटल रेवेन्यू का और भी कई तरीके हैं। कम पड़ता है तो लोन भी ले लेते हैं हम लोग, गवर्नमेंट क्या कर लेती है, लोन भी ले लेती है। और भी कई वेंचर्स हैं जिन वेंचर से वो कमाती है। लेकिन अगर हम बात करें टैक्स से, तो अकेले टैक्स से कितना आ रहा है, 52%। तो मेजर पोर्शन तो कहाँ से आ रहा है, 52-54% अप्रोक्स है। ठीक है ना, यू नीड टू चेक इट। तो ये है प्रेजेंट रेशियो, है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ
गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्लियर? तो टैक्स को लेकर के कोई दिक्कत किसी को? टैक्स क्लियर हो गया। अब आपको पता है टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, सर जी टैक्स होते कितने तरह के? तो दो तरह के टैक्सेस को डिवाइड किया है, डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट टैक्स, द सेकेंड थिंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स तो भाई गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, वो दोनों ही किसके जेब में जाने वाला है? गवर्नमेंट की जेब में। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की, इसको पहले समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जो टैक्स हम पे करते हैं किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। टैक्स पे ऑन इनकम। तो जो टैक्स हम किस पे देने वाले हैं? इनकम पर देने वाले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी? अब जरा इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो टैक्स हम किस पे करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो जो टैक्सेस हम गुड्स एंड सर्विसेज पे देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं समझे? एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने सैलरी कमाई, वो आपकी इनकम है, अब उस पर आप अगर टैक्स दे रहे हो वो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। और आपको पता है सैलरी इनकम है, उस इनकम पे टैक्स देते उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एग्जाम्पल में, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स का। अब जो गुड्स ऑन सर्विस, आपको पता है आप भले इनकम ना कमा रहे हो, लेकिन जाहिर सी बात है आप जरूर गुड्स और सर्विस लेते हो, सही है ना? इन द सेंस कि आपके पास इनकम नहीं है, बट खर्चे हैं, सही है ना? और खर्चे किस चीज़ के हैं? गुड्स के एंड सर्विसेज के। आपको कुछ ना कुछ खाना पीना सबको चाहिए, कपड़े लत्ते सबको चाहिए, तो वो सारे खर्चे जब करते हो ना, गुड्स खरीदने जाते हो, मार्केट में कोई सर्विस लेने जाते हो, आप पे कर रहे हो क्या चीज़? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब मैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। अब ये सपोज करो ये बंदा है, बिजनेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस कर रहा है, किस चीज़ का बिजनेस है? इसकी सपोज करो ग्रोसरी की शॉप है। किसकी शॉप है? ग्रोसरी की। तो ये क्या करता है? ये परचेज करा, सपोज करो 1 लाख का गुड्स, और इसने ये परचेज किया और फिर इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 1,50,000। सही है ना? क्लियर? अब बताओ इसने कितनी प्रॉफिट अर्न की? 50,000। 50,000 इसकी इनकम है, 50,000 इसकी क्या है? इनकम पे। उस पे जो टैक्स देगा, इस पे जब टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। लेकिन आपको पता है जब इसने गुड्स खरीदा उस समय उसने क्या दिया? टैक्स दिया, उसका नाम जीएसटी है, जैसे कि हम लोग का जीएसटी का टॉपिक है। जब बेचा तो उस टाइम पे फिर कलेक्ट भी किया क्या? जीएसटी। तो खरीदते बेचते समय जो वो चार्ज कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो गुड्स पे दे रहा है। किस पे दे रहा है? गुड्स पे। तो वो देखो जीएसटी। बस फर्क क्या होता है? इनकम टैक्स यानी अपनी इनकम से देना है। और जब गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स जब बेचते हैं तो हम किससे टैक्स वसूलते हैं? सामने वाले से। समझ रहे हो? उस समय हमें अपनी जेब से नहीं देना, हमें क्या करना है? हमने 1.5 लाख का सामान बेचा, उसी में जीएसटी जोड़ा, सामने कस्टमर से हमने वसूल लिया। इज दैट क्लियर? तो देखो बिजनेसमैन दोनों कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हो, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर सवाल है, तो ये तो आपने बिजनेसमैन की बात की सर, मान लीजिए ये दूसरा व्यक्ति है, थोड़ा इसको हंसा देते हैं, हंस नहीं पा रहा है, ठीक है जाने दो। फिर ये मान लो मिस्टर ए है, ये क्या है? ये सैलरी इनकम कमाते हैं। क्या कमाते हैं? सैलरी। तो इनकी सैलरी है सपोज करो 8 लाख रुपए, तो 8 लाख की सैलरी कमा रहे, इस 8 लाख पे ये टैक्स देंगे। सही है कि नहीं सही है? तो ये कौन सा टैक्स है? ये डायरेक्ट टैक्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये भी अपने घर के लिए सामान खरीद के लाएंगे ना। तो घर के लिए जब सामान ग्रोसरी कुछ भी खरीद के लाएंगे उन सब पे ये क्या दे रहे हैं? जीएसटी। तो अब ये सोच लेना कि हर एक इंसान है जो दोनों टैक्सेस देता है। कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बस फर्क क्या है? आपको जीएसटी तब से देना शुरू कर देना है जब से आप पैदा हुए। जब एक कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है जीएसटी देना शुरू कर देता है, और तब तक देता है इवन तो मरने के बाद भी कहता है जीएसटी देख जाएंगे। समझ रहे हो? क्लियर? लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स तो आपको तब देना है जब आप इनकम कमाना शुरू करोगे। अगर इनकम नहीं कमाओगे तो आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देने वाले, सीधी सीधी बात। क्लियर? तो एक जो बच्चा जन्म ले वो कमाना तो नहीं ना शुरू कर देगा, तो वो क्या नहीं देगा? वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देगा, लेकिन क्या दे देगा? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपसे मैं पूछूं, आप सभी लोग अभी स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप लोगों ने कितना डायरेक्ट टैक्स दिया? आपने 1 रुपये डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, लेकिन आप क्या दोगे? इनडायरेक्ट टैक्स तो आपने लाखों रुपए दे दिए। आज तक आपने अपने ऊपर बहुत खर्चा किया होगा, इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स ने बहुत सारा खर्च किया होगा। तो जाहिर सी बात है
तो वो आपने गुड्स खरीदा, इवन तो चिप्स का पैकेट तक खरीदा, तो उस पर भी आपने टैक्सेस दिए आज तक, सही है ना। तो लाख रुपए आपने टैक्सेस दे दिया, अभी और दोगे, अभी और दोगे, ठीक है ना। वो है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा खतरनाक होता है। मैं क्यों कहता हूँ बच्चा जन्म लिया तो टैक्स दे दे, भाई जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे जन्म लेता है उसको एक इंजेक्शन ठोका जाता है ना। और जैसे वो इंजेक्शन ठोका, इंजेक्शन पे साफ साफ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सही है ना। तो वो देना शुरू कर दिया सर। और मरने के बाद कैसे देता है भाई, उसके बाद भी ना घी तेल जो भी लगता है उसके क्रियाकर्म में, तो उन सब पे क्या होता है, उस पर भी लिखा होता है घी तेल पे। सोचो वो तो चला गया, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, घी या ये सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। इवन तो कफन का कपड़ा भी है ना। अब ये मत सोचना कफन के कपड़े पे टैक्स नहीं लगता, कपड़े पे टैक्स लगता है, तो उस पर भी टैक्स लग रहा है सर। इज दैट क्लियर कि मरने के बाद भी क्या करता है, टैक्स देगा। ये ऐसा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। वापस आते हैं टॉपिक पे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन की। इट्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। इट्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड समवन एल्स, यानी कि आप, अगर आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया गया है, आप ही को पे करना है। मिस्टर ए के ऊपर चार्ज किया, मिस्टर ए ही देगा, मिस्टर बी नहीं दे देंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इसमें देखो क्या लिखा है, इट्स लाइबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया लैपटॉप का, मैं लैपटॉप बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट ने कहा तुम लैपटॉप लैपटॉप बेचने का बिजनेस करो, तुमको जीएसटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। हमने ठीक है भाई दे देंगे, कौन सा हमें अपनी जेब से देना है। हम 30,000 का लैपटॉप बेचेंगे, जीएसटी उसमें जोड़ेंगे, कस्टमर से वसूलेंगे और दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर चार्ज किया, लेकिन मैं वो किससे वसूल लिया, मैं वो जो बर्डन है जीएसटी का वो शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। समझ गए कि नहीं समझ गए, वो मैंने अपने जेब से नहीं दिया, ठीक है। और ये सिलसिला शुरू होता है मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो होलसेलर से ले लेता है टैक्स और गवर्नमेंट को दे देता है। होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स देता है, रिटेलर हमसे कलेक्ट करके टैक्स दे गवर्नमेंट को दे देता है। हम लोग किसी को नहीं दे पाते हैं, हम लोग किसी से नहीं वसूल पाए, हम लोग तो क्योंकि एंड यूजर है ना। क्या है, एंड यूजर, एंड कस्टमर कह लो, फाइनल कस्टमर। हम लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और जो फाइनली कंज्यूम करेगा उसको तो सारा टैक्स बर्डन भरना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये लाइन भी। तो डायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटी हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटी हम इजीली किसी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है आपका, इनकम टैक्स आता है, टीडीएस आता है, टीसीएस आता है। ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, ठीक। तो टीडीएस भी आगे पढ़ोगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और आगे पढ़ोगे टीसीएस, ये सब इनकम टैक्स के पार्ट है। टीडीएस का तो हम लोग का टैली में भी पार्ट है, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में, एग्जांपल में क्या आता है, सबसे मेन चीज जीएसटी है। एग्जैक्टली द टॉपिक इज व्हाट, जीएसटी ही हमें स्टडी करना है टैली के अंदर भी। और बाकी कस्टम ड्यूटी भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी होता है, रोड टैक्सेस होता है। जब बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो वन टाइम रोड टैक्स देना पड़ता है। तो रोड टैक्स क्या है, ये क्या है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आसान में गुड्स पे लग रहा है। कस्टम ड्यूटी, आप जब दूसरे कंट्री से माल सामान लेके आते हो या ले जाते हो, तो वहाँ पे जा रहे तो कस्टम वाले खड़े रहते, कस्टम ड्यूटी लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप बिल देते ही हो, उस पर लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, दीज आर व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब के सब क्या है, अगर आप हाउस टैक्स दे रहे हो वो भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारे के सारे टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझे। चलिए, तो फर्स्ट ये स्लाइड होगी। नाउ नेक्स्ट अगले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दिस वन, जीएसटी है क्या, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले अलग अलग स्टेट्स में, आप देख रहे हो यहाँ पे सब अलग अलग कलर किया गया है, ये सब अलग अलग कलर। ये अलग अलग कलर का मतलब क्या है, हर स्टेट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना क्या करता है, टैक्स लगाता था गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स हुआ करते थे। तो बिहार में टैक्स का रेट अलग है, लखनऊ यूपी में टैक्स का रेट अलग है, दिल्ली में टैक्स का रेट अलग है। और उसी वजह से क्या होते थे, वहाँ पे ना प्राइजेस फ़र्क होते थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती थी पता है, जो बॉर्डर की दुकानें होती थी। पता चला आप लखनऊ, मतलब इन द सेंस क्या, यूपी बॉर्डर पे हो, शॉप खोले हो, और यूपी बॉर्डर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, दिल्ली बस पहुंच जाते हो 2 किलोमीटर के बाद, और वहां जाओगे वही सामान थोड़ा कम दाम पे मिल रहा है। तो जो बॉर्डर की दुकान वाले थे उनको बड़ा फालतू का कंपटीशन झेलना पड़ता था। अलग अलग स्टेट में अलग रेट, अभी भी देखते हो तेल के रेट में फ़र्क होता है, पेट्रोल के रेट में या डीजल के रेट में। वो क्यों फ़र्क होता है, वो इसी कारण से होता है ना। क्योंकि अभी आपको बता दूं, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगा है। पेट्रोल और इसके ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी एक्साइज और वैट लगता है। तो इस वजह से वो फ़र्क है।
लेकिन जिस पे जीएसटी लग गई, जीएसटी लगने के बाद क्या हुआ, ये जो अलग अलग आपको सब कलर दिख रहा है, अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स, नहीं, अब पूरे इंडिया को देखो एक कलर कर दिया गया, एक जीएसटी लगेगी। आप वो सामान चाहे तो जम्मू कश्मीर में बेचो, वो चाहे कन्याकुमारी में बेचो, इन द सेंस एक ही जीएसटी का रेट है, जीएसटी का रेट फर्क नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स के रेट हुआ करते थे। समझ गए? तो जीएसटी क्या हो गया, कॉमन टैक्स हो गया, इसीलिए बोला गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अब वो जो बॉर्डर वाला जो दुकान वाला जो दिक्कत होती थी, अब वो खत्म। ठीक, तो जीएसटी में क्या है, सिंप्लीफाई किया गया है, अलग अलग टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स बनाया गया। ठीक है, अब इसको अगर समझना है एक सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो जीएसटी एग्जैक्टली ये सोच रहे होगे जीएसटी आने से क्या फायदा हुआ है, जीएसटी क्यों लाया गया, तो ये हालांकि हम लोग का आगे का भी पॉइंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक चीज जान लो। अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, बिफोर जीएसटी, किसकी बात करें, बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले आपको पता है वैट और अलग अलग तरह के दो तरह की गवर्नमेंट है, आपको पता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये पिक्चर देखें, पिछला वाला जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया था, इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखें, कोई आपसे पूछता है, जब हम लोग से इन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमसे कोई पूछता था कि इंडिया के बारे में कि व्हाट इज इंडिया, तो सिंपल है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हम लोग क्या बोलते थे, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ध्यान से देखो, सब अलग अलग कलर के कंट्रीज हैं, और ये सब मिलते हैं तब जाके क्या होता है, भारत तैयार होता है। अब इसमें क्या होता था, हर स्टेट में आपको पता है स्टेट का अपना लॉ लगता है, स्टेट की अपनी क्या होती है, एक तरीके से हर स्टेट का राजा जो होता है उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, और जो पूरे देश का राजा होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। सही है, तो जो देश है ना, ये जो मध्य प्रदेश है, अब जाहिर से बताओ उसमें क्या होता है, उसमें वहाँ का सीएम का सारा, वहाँ का स्टेट, वहाँ का टैक्स, वहाँ का सब कुछ रूल चलेगा, वहाँ की जो भी पॉलिसी है वो अपनी चलेगी। सही है कि नहीं सही है? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस होते थे, इसीलिए हम लोग कहते थे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है ना, कोई एक मत है ही नहीं, एक टैक्स है ही नहीं, कॉमन टैक्स है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आप इस पिक्चर पे आते हो, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है कि हाँ भाई अब पूरे भारत में क्या एक टैक्स है। अब यहाँ पे एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब सब एक हुए, बात समझिए, लैंग्वेज तो अभी भी फर्क है, उसको तो नहीं मिला सकते, लेकिन यहाँ पे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग अब कॉमन हो गए। तो बिफोर जीएसटी क्या होता था, पहला तो एक प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डू अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ बाइसिकल, है ना, या सपोज बाइक मैं मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूँ, मैंने गोरखपुर में यूपी में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने हूँ, गीडा में मैंने एक फैक्ट्री डाली, क्या डाली, फैक्ट्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, बात जरा समझना। एक बिजनेसमैन है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है, किस चीज़ का, बाइक का या मोटरसाइकिल के बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, समझ गए। अब मोटरसाइकिल का जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलता, तो उसके लिए कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम प्लांट खोल रहे हो, क्या करने जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किस में रजिस्ट्रेशन, एक्साइज में। क्या होता था वो, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब एक्साइज में रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है, ताकि तुम एक्साइज ड्यूटी दे सको, कितना मैन्युफैक्चरिंग करोगे, दिन भर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तुम्हें एक सर्टेन परसेंट टैक्स देना है ना। सपोज करो ये टैक्स का रेट कितना, 12%, सपोज, तो ये आपको देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद करेंगे क्या, बेचेंगे ना, क्या करेंगे, बेचेंगे। तो अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम जा रहे थे सेल करने, सेल करने के लिए जब गए तब फिर क्या क्या करने जा रहे हो, गवर्नमेंट ने पूछा क्या करने जा रहे हो, हम कह मना है तो बेचेंगे नहीं, तो उसने कहा ठीक है बेचो, लेकिन हाँ उसके लिए तुम्हें वैट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, किसमें, वैट में, वैल्यू एडेड टैक्स उस समय चलता था। तो अगर मार्केट में अगर बेच रहे होगे, कहाँ पे, अपने स्टेट के अंदर, किसके अंदर, अपने स्टेट के अंदर अगर बेच रहे हो, तो उस समय वैट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वैट का जो रेट होता था वो अलग अलग वेट का रेट होते थे, तो वो वैट के रेट के हिसाब से आप टैक्स देते थे। सपोज करो मैं जो सामान बनाने जा रहा हूँ उसके ऊपर कितना परसेंट वैट लग रहा है, सपोज करो 10%। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये मैं वैट में क्यों रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, पहला रजिस्ट्रेशन मैंने किस चीज़ के लिए लिया, फर्स्ट एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग करना था इसलिए, दूसरा बेचने के लिए किस पे, वैट में। अब फिर हुआ मेरा यूपी में अच्छा खासा सेल होने लगा, अब मैंने सोचा क्या कि यार बंदों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं भेजा, अब लोग बोल रहे हैं सर्विसिंग तो दो, क्या दो, सर्विसिंग भी दो।
गाड़ी भाई आप बना के दे रहे हो, फिर गाड़ी में कोई दिक्कत हुई तो कैसे सही हुआ? तो हमने फिर सर्विस सेंटर सोचा कि हर जगह आप सर्विस सेंटर खोलेंगे। क्या खोलेंगे? जहाँ सर्विसिंग देंगे, सर्विस का सारा काम होगा, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सर्विस सेंटर खोलने की सोची। तो जैसे सर्विस सेंटर खोलने की सोचा, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला क्या करने जा रहे हो? तो मैंने बोला यार सर्विस देने जा रहे हैं, गुड्स बेचेंगे तो भाई सर्विस भी तो देना पड़ेगा। कहा, अच्छा सर्विस देने जा रहे हो, ऐसा करो सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किसमें? तो उस समय सर्विसेज पे अलग टैक्स लगता था, गुड्स के ऊपर वैट और सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स, सर्विस टैक्स। समझ गए? सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विस टैक्स उस समय सपोज करो 14% था, तो 14% आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर इसके बाद क्या हुआ सर, सर्विस देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, यूपी में तो अपना अच्छा खासा सेल होने लगा। अब होगा कि चलो अब हम थोड़ा बिहार में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके सामान बेचते हैं। जब दूसरे स्टेट में सामान बेचने गए तो फिर गवर्नमेंट पूछे क्या करने जा रहे हो? फिर मैंने बोला सर दूसरे स्टेट में सामान बेचने जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी सामान की डिमांड होगी मेरी, जो अपना स्टेट तो हो ही गया, ये मार्केट तो हमने कैप्चर कर दिया, अब दूसरे मार्केट पे जा रहे हैं कैप्चरिंग करने। तो कहा अच्छा ठीक है, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, ऐसा है तुमको सीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सीएसटी भी देना पड़ेगा। अच्छा ये क्या होता है सर? सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझ रहे हो? तो सीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो। नहीं समझ रहे हो? एक सिंपल सी चीज आप समझो, आप एक अपना बिजनेस करने जा रहे हो, और आप जब बिजनेस करने जा रहे हो यू नीड टू फेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस यू नीड टू पे, है ना? अब आपको देखो, पहला नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्साइज, सेकंड नंबर पे वैट, थर्ड नंबर पे सर्विस टैक्स, फोर्थ नंबर पे सीएसटी। अभी आगे तो बहुत सारे हैं, लेबर लॉ तो अलग है, पीएफ ईएसआई वो सब तो अलग रजिस्ट्रेशन है। अभी तो पहले इतना पहले समझो। नहीं समझे? वो हम लोग पेरोल में कवर करेंगे, वो अलग है। तो इतना पहले रजिस्ट्रेशन करके पहले बेसिक अपना बिजनेस तो कर लो। तो इसीलिए फॉरेन की कंपनी भारत में नहीं आती थी, क्योंकि उनको दिखता था यार ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन। बात समझे? ऊपर से एक्साइज ड्यूटी जमा करने का अलग डेट होता था, इसका रिटर्न अलग फाइल होता था, उसका भी ड्यू डेट अलग होता था। वैट जमा करने का अलग डेट होता था, उसका ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने का अलग होता था, वो सब याद रखो। सर्विस टैक्स का, सीएसटी का, सबका दिमाग रखना। इन द सेंस क्या, यहाँ पे अभी कस्टम ड्यूटी तो मैंने बात ही नहीं किया। कस्टम ड्यूटी अगर हम दूसरा एक्सपोर्ट करने चले जाएं, कल को हुआ मेरी मोटरसाइकिल पूरे इंडिया में हो गई, तो हम दूसरे एक्सपोर्ट करेंगे, फिर एक्सपोर्ट का भी काम भी देखना पड़ेगा। फिर वहां पर भी फिर हमें थोड़ा कस्टम के सारे रूल्स वहां पे भी हमें देखने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस के आप गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब क्या है, खैर वो तो अभी भी है, लेकिन अब हम बात करेंगे आफ्टर जीएसटी। जैसे जीएसटी लागू हुआ, सॉल्व तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। ये वो समय था जिस दिन भारत में जीएसटी लागू हो गई। सही है कि नहीं सही है? अब उस दिन जैसे जीएसटी लागू हुआ, अब गवर्नमेंट ने कहा आपको चाहे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाहे उसको अपने स्टेट में बेचना है, चाहे सर्विस देनी है, चाहे दूसरे स्टेट में बेचना है, यू नीड टू टेक अ सिंगल रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए। आप चाहे प्रोडक्ट को बेचना है अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में, चाहे तुम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, चाहे तुम क्या करना चाहते हो, सर्विस देना चाहते हो, काम कर सकते हो एक रजिस्ट्रेशन से। बात समझे कि नहीं समझे? एक रजिस्ट्रेशन यू नीड टू टेक, जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन लो और आप काम शुरू कर दो। ठीक है ना? बस इसमें फर्क क्या है, इसमें बस इतना फर्क हो गया कि आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे लेना होगा, स्टेट वाइज। कैसे? स्टेट वाइज। अगर आपको यूपी में बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी, तो आपको यूपी में रजिस्ट्रेशन एक लेना होगा जीएसटी का। अगर आपको लगता है बिहार में भी हम बिजनेस करेंगे, बिहार में भी एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए, काम शुरू कर दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो आपको जितने स्टेट में बिजनेस करना है, आज एक छोटा सा एग्जांपल, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप कितने स्टेट में है? हर स्टेट में। तो उसने क्या किया होगा, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा। क्या दिक्कत है? बस एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आप मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विस सब कुछ दे सकते हो। तो ठीक है सर, ये तो बेस्ट है ना? ये तो क्या है? अब बताओ, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? पहले ज्यादा थी, अब क्या है, सिंप्लीफाइड हो गया। क्या किया गया, इन सारे टैक्सेस को खत्म नहीं किया गया, एक तरीके से कह लो इन सबको मर्ज करके ये बना दिया गया। ऐसा नहीं है टैक्स खत्म हुआ है, इन टैक्सेस को मर्ज करके क्या बना दिया, जीएसटी। कोई टैक्सेस खत्म नहीं होगा। आपको पता है टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, और गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू खत्म करेगी क्या? नहीं।
हाँ, उसको सिंप्लीफाई कर दी। क्या कर दी? जो मल्टीपल टैक्स, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर यह भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग का स्कूल, सही है? आप लोग अपने स्कूल में जाते हो, आप लोग अपने स्कूल में जाते हो, फीस जमा करते हो, सही है? फीस जमा करते हो ना? और जब फीस जब जमा करते हो, ध्यान से देखो फीस में क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान दिया है कभी? उसमें होती है एक ट्यूशन फीस, ध्यान रहे, इसमें एक होती है लाइब्रेरी फीस, ठीक है? फिर उसमें क्या फीस होती है? उसमें होती है स्पोर्ट्स फीस, भले खिलाए ना खिलाए, है ना? कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है। अच्छा, और कौन सी फीस? चलो ठीक है, तो ये सारी फीस समझ गए ना? अब अगर तुमसे कहा जाए कि स्कूल में जब जाना है, तो स्कूल में आप जानते हो ना ये फीस कहाँ जमा करते हो? एक सिंगल काउंटर होता है ना, वहां जाके जमा कर देते हो और रसीद ले लेते हो। तुमसे ये कहा जाए ऐसा है, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है? अलग अलग काउंटर लगेंगे। ट्यूशन फीस अलग काउंटर पे जाके जमा करिए, लाइब्रेरी फीस अलग काउंटर पे जाके जमा करिए, ये फीस अलग काउंटर पे जमा करिए, ये फीस अलग। तो बताओ दिक्कत होगी कि परेशानी बढ़ेगी? है ना, दोनों है। दिक्कत और परेशानी एक ही चीज है। तो जाए दोनों ही बढ़ने वाली आपकी। एक तो टाइम वेस्ट होगा आपका, सबसे बड़ा चीज टाइम वेस्ट, हर जगह जाके लाइन लगाओ। हर जगह जाके, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यही होती है, बिजली विभाग में जाओ तो लाइन लगाओ, है ना? हर जगह जाके क्या करना होता है? लाइन लगाना होता है। खैर काफी हद तक ऑनलाइन पेमेंट ने उसे सिंपल किया है ना? तो क्या है, ट्यूशन फी ये सब अलग अलग अगर काउंटर खोल दिया तो दिक्कत होगी ना आपके लिए। अब करना क्या है सर आपके लिए? तो स्कूल भाई आपको, तो आप तो सिंपल से कह दिए सर, आपको सारा का सारा पैसा चाहिए ना, तो हम दे दे रहे काउंटर पे, आपको जहां जहां भेजना आप भेज दीजिएगा। तो वैसे ही यहां पे भी हो गया, जीएसटी बन गया। अब जिसको चाहिए, आपको पता है एक्साइज जो लगाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। वैट कौन लेती थी? स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। समझ रहे हो? सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। बात समझे? तो इस तरह से सभी अलग अलग गवर्नमेंट ले रहे थे, सही है? अब क्या होगा, हम जीएसटी देंगे। अब स्टेट को कितना जाना है, सेंटर को कितना जाना है, ये तुम लोग जानो। हम तो भैया टैक्स दे दिए, अब तुम लोग को बाइफर्फिकेशन करना है, तुम लोग अपना करो। क्लियर? हालांकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सिंपल रूल बनाया है कि जीएसटी जो भी टैक्सेस आएंगे, सपोज 5% आ रहा है, तो उसमें 2.5% कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 2.5% कौन ले लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। 50-50%। अगर 18% लग रहा है, 18% लग रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो 9% सेंट्रल ले लेगा, 9% स्टेट ले लेगा। तो समझ में आ गया? तो जीएसटी क्या है? जीएसटी लाने का मतलब क्या है? इसको सिंप्लीफाई किया गया। क्या किया गया? सिंप्लीफाई। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं। अब जीएसटी की डेफिनेशन के पे आते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट इज जीएसटी, तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, जीएसटी किस पे लग रहा है? सप्लाई पे। पहले वैट लगता था, या सर्विस टैक्स, या फिर एक्साइज। तो वहां पे वैट जो लगता था वो सेल पे लगता था। किस पे लगता था? सेल पर। बट जीएसटी सेल पे नहीं लगाया गया, जीएसटी किस पे लगाया गया? सप्लाई पे। जीएसटी में साफ साफ कहा गया जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई पे। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का क्या मतलब है? अब सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सेल। सप्लाई का मीनिंग बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। सप्लाई में देखो, सप्लाई की जो डेफिनेशन दी गई, सप्लाई का मीनिंग नहीं बोला गया। बोला गया सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में शामिल होगा। सेल सप्लाई में शामिल होगा। ट्रांसफर सप्लाई में शामिल होगा। बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सारी चीजें किस में शामिल हो रही हैं? सप्लाई पे। यानी हमने किसी को रेंट पे दिया, वो भी सप्लाई है। बात समझे? किसी को लाइसेंस बेच रहे हैं, वो भी सप्लाई है। लाइसेंस दे रहे हैं आप लोग ना, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ले रहे हो, टैली का लाइसेंस ले रहे हो, तो वो भी क्या है? सप्लाई है। तो इन सब पे लगेगा जीएसटी। हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं है, हम सब ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। ओनरशिप की जगह हम बस इसको यूज करने के लिए आपको दे रहे हैं कि लीजिए ये मेरी मशीन यूज करिए 10 दिन, फिर दे दीजिएगा। तो 10 दिन का मैं चार्ज लूंगा ना, तो वो भी क्या है? सप्लाई है। क्या है? सप्लाई। तो सेल आता है, ट्रांसफर आता है, बार्टर आता है, एक्सचेंज आता है, लीज आता है, रेंटल आता है, डिस्पोजल आता है, ये सब के सब किस में आ गए? सप्लाई में आ गए। ठीक है ना? और गवर्नमेंट बहुत चालाकी से बोला, सप्लाई का मीनिंग नहीं बोला, उसने बोला सप्लाई इंक्लूड्स। क्यों? सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब होता है, लॉ की वर्ड है, कि कल को इसमें चाहे तो गवर्नमेंट और भी चीज़ों को शामिल कर सकता है। अभी फिलहाल इतनी चीज़ों को शामिल किया। तो पहला नंबर जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे। ये पॉइंट समझ में आ गया? सप्लाई में बहुत सारे, सप्लाई में सेल भी होता है। सेल एक छोटा पॉइंट है, और भी कई चीज़ें होती हैं।
और किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सप्लाई इंपॉर्टेंट है, अब दूसरा पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इट्स अ, तो जब आप डेफिनेशन दोगे तो दो शब्दों को बोलना जरूरी है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की सप्लाई पे लगता है। किस पे लगता है? सप्लाई। चलिए, अब हम बात करेंगे क्या ये डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर कोई सामान उत्तर प्रदेश के अंदर ही खरीदा बेचा जा रहा, हम लोग यूपी में है ना, अगर हम गए गोरखपुर में, यहाँ पे शाही मार्केट से मैंने एक लैपटॉप ले लिया। क्या ले लिया? लैपटॉप। तो जो भी इस डीलर ने मुझे बेचा लैपटॉप, उसने सपोज करो 1 लाख का लैपटॉप हमें दिया, 18% जीएसटी, 1,18,000, सही है ना? तो मैं उसको कितना दिया? 1,18,000। ये बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अब जब मैंने उसको 1,18,000 रुपये दिया, वो क्या करेगा? 1 लाख रुपए अपने जेब में डालेगा, वो डीलर का पैसा। 18,000 उठा के किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। अब उस 18,000 में वो बताएगा, ये बिल में आपके लिखा रहेगा, उसमें 18,000 में 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है और 9,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। यानी कि 9,000 कौन ले लेगा? हमारे योगी जी ले लेंगे, या दैट मीन्स हमारे मुख्यमंत्री जी लेंगे, और दूसरा नंबर मतलब हमारे स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, और बाकी जो 9,000 रुपये वो मोदी जी के पास जाएगा, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो। तो ये चला गया कितना? 9,000 रुपये सीधा सीधा दोनों लोग के खाते में। सही है कि नहीं सही? कहीं कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कब होगी? दिक्कत होगी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जा रहा होगा। कोई सामान जा रहा है कर्नाटका से, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। अब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये जो प्रोडक्ट जो सामने आपको दिख रहा है, ये देखो ट्रक है, ये ट्रक के अंदर बहुत सारा सामान जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कर्नाटका से जा रहा है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा ये बताओ, ये प्रोडक्ट बना कहाँ? बट ऑब्वियस है कर्नाटका में बना। मजदूर कहाँ का लगा? कर्नाटका का। उस प्रोडक्ट को बनाने में पैसा किसका लगा? कर्नाटका का। सामान बेच कौन रहा है? कर्नाटका। तो टैक्स किसको मिलना चाहिए? लेकिन नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? उत्तर प्रदेश को। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी जो मैं बोल रहा था ना, ये पहले ऐसे ही था। जब पुराना जो टैक्सेस की बात करें, जब बिफोर जीएसटी टैक्स किसको मिलता था? कर्नाटका स्टेट को। क्योंकि देखो ना, मैंने अभी क्या आपसे बोला, मैंने एक फ्लो बनाया आपसे। क्या फ्लो बनवाया? बना कहाँ? कर्नाटका में। बिका कहाँ? कर्नाटका से। पैसा किसने लगाया? कर्नाटका ने। बात समझे ना? तो एग्जैक्टली सेलर स्टेट कौन है? सीधा सीधा सेलर स्टेट कौन? कर्नाटका। तो टैक्स किसको मिलना चाहिए? कर्नाटका स्टेट को, कायदे से। पहले के टैक्सेस में यही था। जीएसटी में ये डेफिनेशन ही पलट गई। यहां पे क्या हो गया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। क्या हो गया? ध्यान से देखो, यही है डेस्टिनेशन। तो टैक्स अब किस स्टेट को मिलेगा? जिस स्टेट में गुड्स का डेस्टिनेशन होगा। तो गुड्स का डेस्टिनेशन कहां दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो टैक्स किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा सर। अब जरा ध्यान से देखना, इसने गुड्स भेज दिया, इसने पूरा पैसा भेज देना है। किसको पैसा भेज देना है? सपोज करो उसका दाम है 1,18,000, सपोज। अगेन 1,18,000 लेते हैं। अब 1 लाख रुपए कौन रख लेगा? कर्नाटका स्टेट 1 लाख रुपए रख लेगा। और इस बार 18,000, 18,000 इस बार सेग्रीगेट नहीं होगा किस स्टेट को जाना है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना। क्लैरिटी नहीं है मतलब इसको जाना है कि इसको जाना है। तो ये 18,000 रुपए सीधे उठा के जाएगा, ये सीधे जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको तो क्लियर है, आधा पैसा तो मेरा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम एकदम ये हिसाब क्लियर है कि इसमें जो आधा पैसा है 9,000, वो तो मेरे जेब में जाना है। अब आधा पैसा जो 9,000 है वो मेरे को किस स्टेट को भेजना है? कर्नाटका को कि उत्तर प्रदेश को? तब वो याद करेगा जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। जीएसटी की डेफिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो गुड्स कहाँ जा रहा है? बायर स्टेट के पास जाना है पैसा। किसको जाना है? तो बायर स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। तो आधा पैसा किसको भेजना है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा 9,000 उठा के किसको दे देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा उठा के उत्तर प्रदेश को दे देगी, उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा। तो ये बैकग्राउंड में होता है, पीछे होता है, ये तुम्हें नहीं मतलब है, ये तुम्हें नहीं मतलब है। लेकिन डेफिनेशन जो दी गई है ना, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। जो डेफिनेशन है डेस्टिनेशन, अगर तुमने ये नहीं बोला डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो तुम्हारी डेफिनेशन अधूरी है। तो दो शब्दों का प्रयोग करना है। पहला शब्द कौन सा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। दूसरा सप्लाई। किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेल पे नहीं, सप्लाई पे, क्योंकि सेल एक छोटा वर्ड हो गया। क्लियर? भारत में कौन सी जीएसटी लगती है?
सिंगल जीएसटी, ड्यूल जीएसटी, तो दो तरह की जीएसटी होती है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। सिंगल जीएसटी अगर हम बात करें, कनाडा वाज द फर्स्ट कंट्री, कनाडा वो पहली कंट्री थी जहां पे सिंगल जीएसटी लगी, सॉरी सिंगल कह रहा हूँ, ड्यूल जीएसटी। सिंगल जीएसटी तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कंट्रीज में सिंगल जीएसटी देखने को मिलेगा, यानी सिर्फ जीएसटी लगती है। सिर्फ क्या लगती है, जीएसटी 18% या फिर 12% या फिर 11% या 10%, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, है ना। भारत में एग्जैक्टली दो तरह की स्टेट है, एक सेंट्रल और एक स्टेट, दोनों राजा लोग हैं, दोनों राजा लोग हैं, सीएम और पीएम। तो दोनों को पैसा चाहिए, दोनों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब दोनों को पैसा चाहिए तो वो उनका मेन साधन क्या है, टैक्स। किसके जरिए, टैक्सेस के जरिए। तो टैक्स ही मेन है। तो जाहिर सी बात है, अब क्या हुआ, अगर सिंगल जीएसटी लगेगी, सिंगल जीएसटी लगेगी तो पैसा कौन रखेगा। पहले सोचा गया था कि ये सारा पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, फिर आधा पैसा उसको दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में वो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। फिर सारे स्टेट गवर्नमेंट खफा हो गए, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ऐसा थोड़ी ना, अब मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आपके फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा और पैसा लेने के लिए, यही रह गया है। ठीक है, हम भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पैसा हमारे सीधे खाते में आ जाना चाहिए। तो इन द सेंस क्या, फिर वहां पे क्या किया इन्होंने, ड्यूल जीएसटी का कंसेप्ट अपनाया, जो कि पहले कनाडा में था, सबसे पहले कनाडा में स्टार्ट हुआ ड्यूल जीएसटी। जीएसटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, है ना। वैसे यहाँ पे भी जीएसटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक बनाया गया सीजीएसटी, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, और एक बनाया गया एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट जो क्या चार्ज करेगी, एसजीएसटी। अब चूंकि भारत में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, पता है ना, केंद्र शासित राज्य भी हैं, तो उनके लिए एक और चीज बनाना पड़ गया, यूटीजीएसटी, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, ओके, दिस इज यूटीजीएसटी, ठीक है ना। यूटीजीएसटी भी है, तो यूनियन टेरिटरी के लिए वो बनाया गया, ठीक। तो यानी कि अगर सामान बिकता है, अगर 18% टैक्स होता है, तो उसमें दो है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। 9% क्या लगेगा, सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अब इससे क्या होगा, यूपी में मान लो कोई सेल हुआ, तो 9% सीजीएसटी लग गया, 9% एसजीएसटी, ये सीधे जाएगा किसके खाते में, पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर, सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाएगा ना, एसजीएसटी है। तो जब यूपी में रहेगा, तो यूपी में ध्यान रखना एसजीएसटी नहीं लगता है, उसको बोलते हैं यूपी जीएसटी। क्या बोलते हैं, हम लोग भले एसजीएसटी लिखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो यूपी में है तो क्या लग रहा है, यूपी जीएसटी, सीधे किसके खाते में जाएगा, यूपी गवर्नमेंट। बिहार में है तो बिहार जीएसटी, बिहार है तो बिहार जीएसटी, ठीक है। दैट मीन्स उस रिस्पेक्टिव स्टेट में जाएगा। फिलहाल हम उसको किस नाम से बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी। दो जीएसटी बनाएगी, एक स्टेट का अपना जीएसटी और एक क्या है, सेंट्रल जीएसटी। अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है, एक, एक लॉ बनाया गया, एक सिंगल लॉ बनाया गया, किसका, सेंट्रल जीएसटी। और एसजीएसटी, कितने स्टेट है भारत में, जितने स्टेट है उतने लॉ बनाने पड़े। बिहार जीएसटी अलग है, यूपी का जीएसटी अलग है। बात समझे कि नहीं समझे, सबका जीएसटी अलग है। हालांकि चीज वही है, चीज सबकी क्या है, सब कॉपी पेस्ट है, बस सबने बिहार 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 की जगह पे यूपी 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 हो गया, और जहाँ यूपी यूपी वहाँ एमपी 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 हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, चीज वही है। जैसे तुम लोग को मैंने देखा, सब लोग का एडमिशन फॉर्म है ना, आप लोग जब यहाँ पे आए एडमिशन लेने के लिए, तो सबके इन्फॉर्मेशन अलग थी, लेकिन फॉर्मेट सबका एक ही था। तो सबको फॉर्मेट, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसी में सब लोग भर दिए अपना अपना डिटेल, दैट्स इट, बस वही है। तो ये ध्यान रहे। अब सवाल तो सर ये तो समझ में आ गया, यूनियन टेरिटरी के लिए क्या बनाया गया, यूटीजीएसटी। तो या तो एसजीएसटी लगेगा या तो यूटीजीएसटी लगेगा। सर यूटीजीएसटी ठीक है, कब लगेगा वो हम लोग देख लेंगे अभी। बाकी आईजीएसटी है। अब सवाल तो आईजीएसटी क्या हो गया सर, आईजीएसटी बनाया गया जब एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में जाएगा, तब के लिए आईजीएसटी लगाएगा, है ना। दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब ये मत सोचना ये ट्रिपल जीएसटी है, नहीं ट्रिपल जीएसटी नहीं है, बिकॉज आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब सीजीएसटी एसजीएसटी को मिलाओगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, आईजीएसटी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इसका कंपोनेंट, इसकी सप्लाई। तो देखो नेचर ऑफ लेवी क्या है, एकदम साफ साफ कह रहा है, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर कोई सामान खरीदा और बेचा जाएगा, तो वहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगेगा, है ना। सर ऑब्लिक करके आपने यूटीजीएसटी लिखा, हाँ बिल्कुल। अगर अंडमान निकोबार, दैट इज अ यूनियन टेरिटरी ना, अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई सामान खरीदा बेचा जाएगा, तो वहां क्या लगेगा, सीजीएसटी के साथ क्या लगेगा, तो वहां सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लग सकता ना, वो स्टेट नहीं है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ में कोई सामान खरीदा बेचा जाएगा तो क्या लगेगा, चंडीगढ़ में सीजीएसटी के साथ क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। जितने बस दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनको
जीएसटी लॉ ने, जीएसटी के कानून ने कहा, क्या कहा, आपको हम यूनियन टेरिटरी नहीं मानते। सवाल उठता है कौन से दो लोग, दो यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं, एक है दिल्ली, एक है पांडिचेरी। क्योंकि देखो वो पूरी तरह से केंद्र शासित राज्य, वहां पे अपना सीएम होते हैं, है ना भाई, जाहिर सी बात है, केजरीवाल सबको पता है दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है इसीलिए उनको स्टेट नहीं माना, सॉरी यूनियन टेरिटरी नहीं माना। उन्होंने कहा दिल्ली में के अंदर अगर कोई सामान खरीदा बेचा जाएगा तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी ही लगेगा, पंडिचेरी में सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी ही लगेगा, अंडमान निकोबार में सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लग जाएगा। दैट्स इट। समझ गए कि नहीं सर? क्लियर है? यूपी में कोई खरीदा बेचा जाएगा सामान तो यूपी के अंदर, तुम कहीं जाते हो यहीं पे खरीदारी, कहीं बिग बाजार में खरीद लें, सॉरी बिग बाजार का, स्मार्ट बाजार अब तो हो गया। नेक्स्ट, अगर हम विशाल मेगा मार्ट, स्पेंसर या शाही मार्केट में कोई सामान खरीदने जाओ तो देखना बिल पे क्या रहेगा, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। सही है कि नहीं सही है? रहता है। अब हम बात करेंगे ये आईजीएसटी किस लिए बनाया, इंटर स्टेट सप्लाई। किसमें? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदा बेचा जाएगा तो क्या लगेगा सर, तब वहां पे आईजीएसटी का कंसेप्ट आएगा। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज दैट? कहाँ पे नहीं दिया? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, ये कब लगेगा? अभी इससे पहले जस्ट हम लोगों ने पिक्चर देखा था ये वाला, जब हम लोग कहाँ सामान जा रहा था, कर्नाटका से सामान कहाँ जा रहा था, उत्तर प्रदेश। तो ये जब बिल बनाएगा ना, बिल कौन बनाएगा, कर्नाटका। जब बिल बनाएगा तो 1 लाख का सामान, और वहां पे सीजीएसटी एजीएसटी नहीं चार्ज करेगा, सीधे क्या चार्ज करेगा, कितना, 18,000 रुपये। ठीक है, और ये 18,000 उठा के सीधे आईजीएसटी का पैसा सीधे कौन लेता है, ये भी जरूरी है समझना। पहले कौन लेगा, चलिए, सीजीएसटी का पैसा सीधे कलेक्ट भी कौन करेगा, मतलब सॉरी चार्ज कौन करे, पहले ये सोचो, चार्ज कौन कर रहा है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी चार्ज कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन कर रहा है, सीधे स्टेट के खाते में जा रहा है पैसा, सीधे। बिल बना उसी समय बता दिया कि इतना स्टेट के पास जाएगा, इतना सेंट्रल के पास जाएगा। यूटीजीएसटी यहां पे भी क्लियर हो, इतना सेंट्रल के पास जाएगा, इतना यूनियन टेरिटरी के पास जाएगा। आईजीएसटी चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी कौन चार्ज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और लेवी मतलब चार्ज करना, लेवी मतलब क्या है, चार्ज करना। तो चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आपको पता है उसके बाद वो क्या करेगा, आधा अपने जेब में रखेगा, आधा उस स्टेट को भेज देगा जिस स्टेट में उस गुड्स की डेस्टिनेशन होगी। क्लियर? ये है उसका एग्जाम्पल, गुड्स मूव हो रहा है मुंबई से चेन्नई, ये देखो दिख रहा है ना सबको, ये ट्रक कितने बढ़िया से उस रस्सी पे जा रहा है ना। तो मुंबई से जा रहा है चेन्नई में, तो ये क्या है सर, यहाँ क्या लगेगा बिल में, आईजीएसटी। कोई गुड्स मुंबई से किस में जा रहा है, नागपुर पे। अब बताओ ये क्या है, स्टेट के अंदर है ना, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। ठीक, अब एक बिलिंग का प्रोसेस समझ लो। सेल होगा गुड्स 1 लाख का, सपोज जीएसटी रेट इज 12%, सही है। सेल कितना हो रहा है, 1 लाख का, जीएसटी कितना है, 12%। लोकल सेल विद इन स्टेट, मान लो अगर स्टेट के अंदर बिक रहा होता, पहला पॉइंट इसको समझते हैं। तो क्या होगा, सेल कितने का हो रहा है, 1 लाख का। अब बिलिंग कैसे होगी, सीजीएसटी 6%, 6,000, एसजीएसटी 6,000, इस तरह से बिलिंग होगी 1,12,000 की। सही है। अब आपको पता है सीजीएसटी का पैसा ये 6,000 सीधे किसके खाते में जाएगा, और ये सीधे किसके खाते में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट। यूपी है तो यूपी, बिहार है तो बिहार। और यहाँ क्या होगा, अगर दूसरे स्टेट में बेच रहे होते, दूसरे स्टेट में बेच रहे होते तो वही 1 लाख का सामान था, लेकिन दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं इसलिए वहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा 12%, 12,000, टोटल मिला के 1,12,000। सही है ना। और ये पैसा आपको पता है सीधे किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा अपने जेब में डालेगी, आधा पैसा उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट में गुड्स का डेस्टिनेशन होगा। इज दैट क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आज हम लोग कवर करेंगे, यहीं पे आज हम लोग कवर करेंगे, बाकी हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज दैट, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट, है ना। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट होता क्या है कि भाई आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या लेना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना है ये भी जरूरी है जानना। तो जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट देखिए है कितनी,
आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपनी शॉप खोली, सपोज करो आपने अपनी शॉप खोली, तुरंत आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे कहा गया थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जब आपकी टोटल सेल साल भर की, एनुअल टर्नओवर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनुअल टर्नओवर, अगर साल भर में आपकी सेल अगर इस पॉइंट को एक्सीड करता है, 40 लाख को क्रॉस करता है, देन यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसको क्रॉस करता है? 40 लाख को, तब आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना है। फिर इसके बाद कुछ बनाए गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये है स्पेशल कैटेगरी स्टेट हु ऑप्टेड फॉर न्यू लिमिट ऑफ 20 लाख, है ना। और वो कौन से स्टेट्स हैं? वो स्पेशल, वो जो 7 सिस्टर्स हैं, है ना, कौन कौन से हैं? जाहिर सी बात है, पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे क्या है, इन सब जगह पे लिमिट है 20 लाख। यानी अगर तुम्हारी दुकान, तुमने अपना दुकान खोला, तुरंत रजिस्ट्रेशन मत लो, कोई नहीं, अगर जिस साल तुमने अगर क्रॉस किया, इस साल अगर सपोज को क्रॉस हो गया तुम्हारा 20 लाख, यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। क्रॉस कर गए हो थ्रेशोल्ड लिमिट, यू नीड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो एनी ऑप्शन, देयर इज नो एनी ऑप्शन। बट अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के अंदर है, इन स्टेट के केस में 40 लाख के अंदर है, इस स्टेट के केस में 20 लाख के अंदर है, देन आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले चाहे ना ले। नहीं समझे? यानी 40 लाख के नीचे है तो आप चाहो तो वॉलेंट्री अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने वॉलेंट्री जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया तो जीएसटी के सारे नियम कानून अब तुमको भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, अभी हमें जीएसटी तो देना नहीं है, जीएसटी तो तब देना होगा जब 40 लाख क्रॉस करेंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा सोचते थे जब जीएसटी नहीं आई थी कि चलो 40 लाख के बाद, हालांकि जब नया जीएसटी आया था तो उस समय लिमिट थी 10 और 20 लाख, 20 को कर दिया गया 40 और 10 को कर दिया गया 20। समझ गए? तो उनको ऐसे ही लगता था हम पहले रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन हम तो टैक्स कब देना है, जब 40 लाख क्रॉस। ऐसा कुछ नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ओखली के अंदर सर डाल दिए हो। समझ रहे हो ना अब क्या होना है? समझ गए? तो इन द सेंस कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, देन यू नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ जीएसटी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आपको करना पड़ेगा। तो 40 लाख के नीचे अगर है टर्नओवर तो आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अपनी इच्छा से, अदरवाइज मत लो। और 40 लाख क्रॉस किए तो वॉलेंट्री नहीं है सर, कंपल्सरी, यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो इन ऑप्शन। यहाँ पे स्पेशल स्टेट कैटेगरी में 20 लाख की लिमिट। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हु चूज द स्टेट कोटेशन। अब इनको आजादी दी गई, इनको किसको? इन स्टेट को, केरला और तेलंगाना की। तुम लोग आजाद हो, बताओ किस में जाओगे, है ना। तेलंगाना तो नया नया स्टेट बना था, तो आप लोग को आजादी दी गई, भैया आप बताओ आप किस में जाना पसंद करोगे, नॉर्मल स्टेट कैटेगरी में जाना चाहोगे कि स्पेशल स्टेट कैटेगरी? इन्होंने कहा सर हम नॉर्मल स्टेट कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे 40 लाख वाले में। ठीक है, बात समझे? तो कुछ स्टेट्स को आज़ादी दी गई, हमें तो फिलहाल मतलब है किससे, अपने उत्तर प्रदेश से। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लिमिट कितनी है? 40 लाख। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। बाकी जीएसटी रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स हैं, 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये सारे रेट्स हैं, है ना। वी विल डिस्कस इट टुमारो, नॉट टुडे, बिकॉज आज के लिए इतना काफ़ी, इतना दिमाग में पहले भर लो, है ना। और ठीक है ना। और ये जो पीपीटी है आई एम गोइंग टू शेयर इन टू द ग्रुप, है ना, जस्ट डाउनलोड इट, डाउनलोड कर लेना अपने पास और उसको थोड़ा खुद से स्टडी कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 से 3 दिन बस लगेगा इसको पढ़ने में, क्योंकि देखो जीएसटी का बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर जीएसटी का बेसिक अगर समझे रहोगे, देन फिर टैली में जब जीएसटी करोगे तब चीज़ें एकदम क्लैरिटी रहेगी। बात समझे? इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग जीएसटी वी नीड टू लर्न दीज कंसेप्ट्स। क्लियर? सो थैंक यू।